गुड इवनिंग दोस्तों। जैसा कि हमने ये जाना कि इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है वो किससे बनती है, अल्फाबेट से, फिर लेटर यानी अल्फाबेट लेटर्स बोथ आर सेम, फिर हम वर्ड्स सीखते हैं, वर्ड से सेंटेंस सीखते हैं। अब देखिए आपको मैं बताती हूँ, इंग्लिश लैंग्वेज जो होती है ना वो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच पर डिपेंड होती है, यानी वो बेस होता है उनका। इंग्लिश लैंग्वेज यानी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो हमारी 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच के आधार पर बनती है, यानी कोई भी जो सेंटेंस बनता है ना उसके अंदर जो वर्ड्स आते हैं वो इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से ही आते हैं। तो हम यही कहेंगे। और ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, देखिए पहले मैं आपको लेबलिंग करके दिखाती हूँ। फर्स्ट वन होता है नाउन, सेकेंड वन होता है प्रोनाउन, ठीक है, थर्ड वन होता है एडजेक्टिव, फिर हमारा आता है एडवर्ब, ठीक है, इसके बाद आता है प्रेपोजिशन, फिर आता है हमारा कंजक्शन, वर्ब और इंटरजेक्शन, ठीक है। ये हमारे 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब देखिए हमने कल के पार्ट में इन 8 में से ये नाउन पार्ट कवर किया था। अगर किसी भी प्यारे दोस्तों का मिस हो गया हो तो प्लीज हमारी कल की वीडियोस को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, तो उसमें आपको नाउन के बारे में सारी नॉलेज मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए आज हम चलते हैं अपने अगले पार्ट ऑफ स्पीच यानी प्रोनाउन के साथ, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, प्रोनाउन। देखिए प्रोनाउन को हम देखो अगर ध्यान से देखें तो ये 2 वर्डों से मिलके बना है, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्रो प्लस नाउन 2 वर्डों से मिलके बना है। तो देखिए इसकी डेफिनेशन इन्हीं 2 वर्डों में ही छिपी हुई है। कैसे, देखिए प्रो का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, ठीक है, और नाउन के बारे में आप कल देख चुके हो नाउन। तो देखिए इन चारों वर्ड्स को जोड़ के देखिए, इन प्लेस ऑफ नाउन, देखिए बन गई डेफिनेशन। यानी जो भी वर्ड नाउन के जगह पर यानी नाउन की प्लेस पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, प्रोनाउन। देखिए नाम में ही मैंने कल भी आपसे बोला, पिछले पार्ट में हर बार बोलती हूँ कि जितने भी आपके इंग्लिश के वर्ड्स होते हैं उनके नाम में ही उनकी डेफिनेशन छिपी होती है। उनके नाम ही ऐसे रखे जाते हैं कि उनकी डेफिनेशन निकल के आ जाए, ठीक है। देखिए अब प्रोनाउन की डेफिनेशन भी इसमें वर्ड में ही छिपी हुई थी। प्रो मीन्स इन प्लेस ऑफ, नाउन मीन्स as you all know noun। तो यानी in place of a noun the word which are used in the place of a noun are called pronoun। तो देखिए अब इसकी डेफिनेशन इन्हीं वर्डों से बन गई, words used in place of a noun, यानी जो वर्ड नाउन की जगह पर यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउन। देखो सिंपल सी एक स्टोरी से समझिए। मान लो हमारे घर में एक शादी का कार्ड आया, ठीक है, क्या आया, शादी का कार्ड आया। सब अपने अपने काम में बिजी थे, मुखिया भी। अब घर के मुखिया ने क्या सोचा, मैं बहुत बिजी हूँ, मैं शादी में नहीं जा पाऊंगा। तो उसने क्या किया, अपने भाई को बोला कि आप मेरी जगह पर चले जाइए, ठीक है। तो जो उस घर का मुखिया था वो क्या था, नाउन, और जो मुखिया का भाई था वो क्या था, प्रोनाउन, ठीक है। तो उसने नाउन ने क्या करा, प्रोनाउन को अपनी जगह शादी अटेंड करने के लिए भेज दिया। तो अब बताइए प्रोनाउन कौन हुआ, जो नाउन की जगह पर आया उस शादी में अटेंड होने के लिए, है ना। तो यही तो मैं आपसे कह रही, प्रोनाउन का मतलब जो नाउन की जगह पर यूज हुआ। तो यानी अब हम ये भी कहेंगे कि जो प्रोनाउन होंगे उनके साथ कभी भी नाउन नहीं आएगा, ठीक है। अगर नाउन आता तो प्रोनाउन का क्या काम था फिर। सोचिए अगर वो मुखिया जी शादी अटेंड खुद ही करते तो वो प्रोनाउन को क्यों भेजते, अपने भाई को भेजते, नहीं भेजते। तो जहां भी यानी प्रोनाउन जाएगा तो घर का मुखिया यानी नाउन नहीं जाएगा। क्लियर, यानी प्रोनाउन का मतलब इन प्लेस ऑफ नाउन। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो अब देखो हम इस प्रोनाउन का यूज अगर हम देखें तो क्या नीड है, क्योंकि देखो प्रोनाउन के साथ क्या होता है। देखो मैंने किसी इंसान के बारे में लिखा, मान लो, ठीक है, राम इज अ बॉय, ठीक है। मैंने यहाँ ये राम के बारे में लिख रही हूं मैं, राम इज अ बॉय, राम गोज टू स्कूल डेली, ठीक है। फिर मैंने लिखा राम लिव्स इन दिल्ली,
फिर मैंने लिखा राम इज 10 years old, ठीक है। फिर आगे लिखा मैंने राम हैज 2 sisters। तो अब आप देखिए इस सेंटेंसेस में, देखिए इन सेंटेंसेस में ये जो वर्ड है राम, 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 राम और राम, ये सारे वर्ड्स को देखिए आप। तो ये अगर हम सेंटेंस बोल रहे हैं तो बार बार ये राम 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 वर्ड आना, ये बहुत ही क्या लगता है, ऑकवर्ड सा लगता है और बहुत टाइम कंज्यूमिंग लगता है, रिपीटेड जैसा भी लगता है ना। तो इस रिपीटिशन को, इस ऑकवर्डनेस को हटाने के लिए हम प्रोनाउन का यूज करते हैं, ठीक है। तो अब जैसे ये क्या है, बॉय है, तो बॉय के लिए हम ही यूज करेंगे। यहाँ भी ही, यहाँ भी ही वाला लगा दिया मैंने, यहाँ भी ही लगा दिया। तो देखिए ये जो राम था ये नाउन है। अब मैंने इस राम की जगह पर, नाउन की जगह पर जो वर्ड मैंने यूज करा ही, ये क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, ठीक है। तो यही हुआ कि जो नाउन की जगह यूज किया वो क्या है, प्रोनाउन, ठीक है। जैसे और भी बहुत सारे होते हैं प्रोनाउन, जैसे ही, शी, इट, दे, ठीक है, वी, बहुत सारे प्रोनाउंस होते हैं। अब देखिए हम इसके काइंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है, देखो इसके काइंड जो होते हैं वो 10 होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू योर लेवल ऑफ क्लास दे मे बी वरी। किसी बुक में 7 दिए होंगे, किसी में 8 दिए होंगे, किसी में 6 दिए होंगे और किसी में 10 भी दिए होंगे, बट लेकिन मैं आपको सारे ही बता देती हूँ 10 की 10। अब आपकी बुक्स में कितने दिए होंगे, ठीक है, वो अकॉर्डिंग टू द लेवल हो सकते हैं कि डिफर हो, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर, देखिए सबसे पहले जो प्रोनाउन आता है, टाइप्स कह लो या काइंड कह लो, वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन से या राइट। फर्स्ट देखो आता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। फर्स्ट जो आता है वो आता है पर्सनल प्रोनाउन। सेकंड जो आता है वो आता है पॉजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। थर्ड आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फोर्थ आता है इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। फिफ्थ वन आता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। सिक्स आता है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। सेवन आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ठीक है। 8 आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। 9 होता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और 10 हमारा होता है इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है। ये टोटल 10 तरह के प्रोनाउंस होते हैं जो आप लोगों को आज मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। एक बार देखिए ध्यान से मेरे साथ, पर्सनल, पॉजेसिव, रिफ्लेक्सिव, एम्फेटिक, इंटेरोगेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, रिलेटिव, रेसिप्रोकल और इंडेफिनिट, यानी हम टोटल 10 तरह के हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम इनके बारे में वन बाय वन स्टार्ट करेंगे डिटेल्स में जाना। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। वन बाय वन हम इन 10 की 10 को देखो बिल्कुल एकदम ऐसे पढ़ लेंगे, बिल्कुल स्टोरी की तरह, ठीक है। जैसे कि हम अभी तक सारे टॉपिक्स आज को बता के चलते हैं। फर्स्ट देखो पर्सनल प्रोनाउन। देखो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इनके नाम में डेफिनेशन है। देखो यहाँ से उठाइए पर्सन, AL को अलग अलग कर दो, तो पर्सन का मतलब क्या होता है, मीन्स कोई लिविंग, यानी जो पर्सन के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, इंसान के लिए जो भी प्रोनाउन यूज किए जाते हैं उनको कहते हैं पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। देखो नाम में डेफिनेशन मिल गई ना, पर्सन मीन्स यूज्ड फॉर पर्सन, जो हम किसी भी पर्सन के लिए यूज करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने राम का एग्जाम्पल लिया था, ही, गर्ल होगी तो शी, ठीक है, इट या दे। अच्छा अब मैं आपको बताती हूँ, ये इट जो लगता है ना वो नॉन लिविंग थिंग्स के लिए लगता है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे पर्सनल प्रोनाउन हो गए। अब देखिए ये जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं ना,
ये भी 3 तरह के होते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ठीक है, अब देखो फर्स्ट पर्सन कौन होता है, जैसे मैं अभी पढ़ा रही हूँ तो यानी मैं बोल रही हूँ, तो यानी स्पीकर जो है, किसी भी बात को बोलने वाला जो है, उसे हम कहते हैं फर्स्ट पर्सन। ठीक है, अब जैसे जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं या सुन रहे हैं, वो क्या हो गए, सुनने वाले, ऑडियंस। तो हम जो ऑडियंस है यानी लिसनर, उसको कहते हैं सेकंड पर्सन। ठीक है, अब मैं आपसे जो भी बात कर रही हूँ, जिस भी पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ, वो क्या होगा, थर्ड पर्सन। ठीक है, अबाउट हुम द स्पीकर सेज टू द लिसनर। ठीक है, या आस्क टू द लिसनर अबाउट हुम, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, थर्ड पर्सन। अब देखिए ये जो आपके एग्जाम्पल लिखे हैं मैंने, इन्हीं को इन तीनों में देखो मैं बांट के दिखाती हूँ। फर्स्ट पर्सन में ओनली 2 प्रोनाउंस होते हैं, आई और वी, क्योंकि बोलने वाला मैं या हम हो सकते हैं। सेकंड पर्सन होता है ओनली यू, ठीक है, सामने वाला। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात हो रही है, देखो जैसे ही, शी, ठीक है, इट या दे, ये 4 हमारे क्या होते हैं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन में आ जाते हैं। ठीक है, चलिए अब सेकंड वन मैंने आपसे कहा था पॉजेसिव प्रोनाउन। देखो पॉजेसिव का मतलब क्या होता है, देखो अगर मैं इस पॉजेसिव को, अगर मैं पोजेशन लिखूं, ठीक है, तो पोजेशन का मतलब क्या होता है, ओनरशिप, हक, मालिकाना हक, है ना। पोजेशन का मतलब ये तो हुआ ओनरशिप, यानी जिसपे हमारा हक है, जिसको हम अपना कह सकते हैं। तो पॉजेसिव प्रोनाउन भी वही होते हैं जिसको हम ओनरशिप के लिए या किसी चीज को अपना बताने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे मैं बोलूं कि यह मेरी क्लास है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलेंगे कि मैं अपनी ओनरशिप बता रही हूँ कि चीज किसकी है। यानी जब आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि ये चीज किसकी है, तो उस प्रोनाउन को हम पॉजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यूज्ड फॉर पोजेशन और प्रोनाउन, पोजेशन और ओनरशिप के लिए जो यूज होते हैं। जैसे मान लो हिज, हर, जैसे हिज, हर, योर, ठीक है, आर, देयर, ये हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे सेंटेंस में बताऊं, ठीक है, इट इज, सॉरी, जैसे मैंने बोला माउस इज हर्स, तो देखो यहाँ पर ये क्या है, माउस उसका है, तो ये देखो माउस का ओनरशिप बताया जा रहा है, किसका है ये, उसका है, तो ये हर्स क्या हो गया, पॉजेसिव प्रोनाउन हो गया। ठीक है, थर्ड मैंने आपसे कहा था इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव का जैसे कि हमने सेंटेंस में भी पढ़ा था, इंटेरोगेटिव का मतलब ये होता है जिसमें हम क्वेश्चनिंग कर सकते हैं, यानी जिसके आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रोनाउन क्वेश्चनिंग करने के लिए यूज किए जाते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये तो आपको बिल्कुल एकदम दिमाग में हमेशा बैठा हुआ रहता है। इंटेरोगेटिव वर्ड सुनने के साथ ही दिमाग में आ जाता है क्वेश्चन पूछने की बारी आ रही है ना। तो बस यही यहाँ पर डेफिनेशन भी बनती है, यूज फॉर आस्किंग द क्वेश्चंस, यूज फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। फॉर एग्जाम्पल जितने भी WH वर्ड्स होते हैं वो सारे आपके क्या होते हैं, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल व्हाट इज योर नेम, ठीक है, अगर कोई पूछता है व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पर ये देखो व्हाट, ये इंटेरोगेटिव है। लेकिन एक चीज आपको याद रखनी है, अगर आप इस वर्ड को प्रोनाउन कह रहे हो तो इसके साथ में नाउन वर्ड नहीं होना चाहिए। इस बात को हमेशा याद रखना है, जहां भी अगर आप प्रोनाउन कह रहे हो कि ये वर्ड प्रोनाउन है तो साथ में उसके नाउन नहीं होना चाहिए। देखो जैसे ये वर्ड है, इसके साथ में नाउन नहीं है, ठीक है, ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, प्रोनाउन के साथ कभी भी नाउन नहीं आना चाहिए, ना आगे ना पीछे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखो, अब हम आगे चलते हैं। अगला हमारा प्रोनाउन था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखो रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक दोनों को हम एक साथ समझेंगे, ठीक है। कहोगे मैम कैसे, देखिए ध्यान से, बिल्कुल एकदम मैजिक की तरह समझाऊंगी मैं आपको, ठीक है। देखो दोनों को मैं एक साथ लिखूंगी, रिफ्लेक्सिव और इम्फेटिक। देखो
अगर मैं इस रिफ्लेक्सिव को रिफ्लेक्शन बनाऊं, ठीक है, आपने साइंस में ये वर्ड पढ़ा होगा, रिफ्लेक्शन पढ़ा है ना। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? जो हमारी खुद की परछाई दिखा दे, ये तो हुआ, जो हमारे खुद के ऊपर जोर दे दे। सेम यही चीज यहाँ भी अप्लाई करें। रिफ्लेक्सिव मीन्स होता है कि जो काम करने वाला है पर्सन, ठीक है, उसी के ऊपर फोर्स दिया जाए, इटसेल्फ, ठीक है। यानी जब कोई भी काम किसी पर्सन ने किया, ठीक है, तो उस इंसान को दोबारा ये बता दिया जाए कि काम उसने खुद किया है। जैसे मैं ये बोलूं कि मैंने यह काम खुद किया है, ठीक है, तो जब किसी सब्जेक्ट के ऊपर फोर्स करके ये बताया जाए तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव, ठीक है। एम्फेटिक का मतलब ये होता है कि ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स करके जब बात की जाती है तो उसे कहते हैं एम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। अब मैं देखो आपके सामने दो एग्जांपल लिखूंगी और दोनों में देखना, आप कंफ्यूज नहीं होना, बहुत इजी है टेक्निक। देखो दोनों में पहचान क्या होती है, दोनों में सेल्फ लगा होता है, जैसे माई सेल्फ, योर सेल्फ, ठीक है, दोनों में पहचान यही होती है। दोनों के एग्जाम्पल आपको दोनों सेम मिलेंगी, बट दोनों में अंतर क्या है, अब ध्यान से देखिएगा आप मेरी बात को। देखो मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखूंगी दोनों में, ठीक है, एक साथ लिखूंगी, दोनों में एक रिफ्लेक्सिव होगा, एक इम्फेटिक होगा। देखते हैं कैसे आइडेंटिफाई होगा, ठीक है। आई माई सेल्फ ओपन्ड द डोर, ठीक है, मैंने पहले ये सेंटेंस लिखा, फिर मैंने लिखा आई ओपन्ड द डोर माई सेल्फ। देखो वर्ड दोनों में बराबर है, सिर्फ क्या फर्क है, यहाँ माई सेल्फ यहाँ है और यहाँ इधर है, तो दोनों में पता कैसे चलेगा कौन सा इम्फेटिक है कौन सा रिफ्लेक्सिव है। बहुत इजी सी टेक्निक है, अल्फाबेट सबको आते हैं। देखो ई पहले आता है कि आर पहले आता है अल्फाबेट में, तो ई पहले आता है, तो यहाँ देखिए अल्फाबेट के देखो जब माई सेल्फ की बात करेंगे तो माई सेल्फ पहले किस में आया, यहाँ, तो ये इम्फेटिक हो गया क्योंकि अल्फाबेट में ई पहले आता है। यहाँ माई सेल्फ बाद में आया तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया क्योंकि आर बाद में आता है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक, हाउ टू आइडेंटिफाई बोथ ऑफ देम इन अ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होगा तो आप इस तरीके से पहचान कर सकते हैं कि अगर यहाँ पर सब्जेक्ट के तुरंत साथ में ही आ रहा है सेल्फ का वर्ड तो वो इम्फेटिक हो जाएगा। अगर वो सब्जेक्ट के साथ में नहीं आ रहा है, ऑब्जेक्ट की तरफ आ रहा है, तो वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। जबकि काम दोनों का अपोजिट है, ये ऑब्जेक्ट पे फोर्स करता है और ये सब्जेक्ट पे फोर्स करता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने खुद दरवाजा खोला, और इसका मतलब क्या है, दरवाजा मैंने खुद खोला। मीनिंग वही है लेकिन कहने का तरीका अलग हो गया, ठीक है। तो ये हो गया इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव, जो किसी पर सब्जेक्ट पे फोर्स करे, ठीक है, एम्फेसाइज्ड कह लो, एम्फेसाइज्ड ऑन अ सब्जेक्ट, emphasized on a subject, और यहां किस पे फोर्स दिया जाता है, फोर्स ऑन अ ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया दोनों इम्फेटिक और रिफ्लेक्सिव। अब देखिए आगे चलते हैं हम लोग, आगे हमारा आता है कौन सा, डिस्ट्रीब्यूटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव गिनती में 4 ही होते हैं और इनका यूज होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए। जैसे देखो मैं बोलूं दिस इज अ बोर्ड, तो ये मैं इसको पॉइंट आउट करने के लिए यूज कर रही हूँ, तो इसे क्या बोलूंगी मैं तब, दिस दैट दीज दोस को डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहूंगी, क्योंकि ये चारों ही प्रोनाउन क्या होते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को पॉइंट आउट करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो कि मेरे सामने कोई भी चीज रखी है तो मैं उसको पॉइंट आउट करके ही तो बोलूंगी दिस इज अ, मान लो मेरे सामने बुक रखी है तो दिस इज अ बुक, बहुत सारी बुक होंगी तो दीज आर बुक्स, ठीक है। तो चीजों को पॉइंट आउट करने के लिए जो प्रोनाउन लगाते हैं उसे हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं, और ये सिंपल से गिनती में 4 ही होते हैं, दिस दैट दीज और दोस, और इनके यूजेस आप छोटी क्लासेस में पढ़ के आते हैं तो उनको मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूंगी इसलिए, ठीक है। तो अब देखिए नेक्स्ट वन हमारा यही आ गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखो डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब मैंने बता दिया अभी आपको, यूज्ड टू पॉइंट आउट द ऑब्जेक्ट,
एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन कह लो, पर्सन के लिए भी लग जाते हैं, एनी ऑब्जेक्ट और पर्सन दोनों में लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये चार ही होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज, ठीक है, ये चार होते हैं, इनमें एटसेट्रा नहीं लगाऊंगी मैं, क्योंकि दीज आर ओनली 4 काइंड्स ऑफ द डिमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज एंड दोज, ठीक है। अब आ जाइए देखो डिस्ट्रीब्यूटिव में, देखो इसके नाम में ध्यान से देखना, डिस्ट्रीब्यूट, देखो यहाँ इतना वर्ड लो आप, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, बांटना, करेक्ट। तो देखो ये भी यही काम करता है, बांटता है। ये कहोगे मैम क्या चीज बांटता है, देखो ये एक ऐसा प्रोनाउन होता है जो हम एक वर्ड के अंदर ही जितने भी हमारे सामने लोग बैठे हैं या जितनी भी चीजें हैं उन सब के लिए यूज हो जाता है, यूज एट अ लार्ज, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूट होने में भी तो यही होता है, चीज थोड़ी सी होती है लेकिन वो सब में बढ़ जाती है, मतलब सबको बराबर बराबर हिस्सा मिल जाता है। तो इसका काम भी यही है, हम एक प्रोनाउन यूज करते हैं लेकिन वो सबको बराबर बराबर क्या करता है, रेफर कर देता है वो, तो उस प्रोनाउन को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। सिंपल सी टेक्निक है, डिस्ट्रीब्यूट से ही डिस्ट्रीब्यूटिव बनता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बंटना या बांटना। तो जो प्रोनाउन आपस में इक्वली सब में इक्वल रेफर कर दे, इक्वली सबके लिए यूज हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव। फॉर एग्जाम्पल जैसे ईच, ठीक है, एवरी, ईदर और नीदर, ये भी चार ही होते हैं, ठीक है, ये भी चार होते हैं, ईच, एवरी, ईदर और नीदर, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहाँ बोलूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो जितने भी स्टूडेंट वहां बैठे होंगे क्या वो ईच वर्ड सबके लिए नहीं आ जाएगा, आ जाएगा ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ एवरी पर्सन, तो एवरी पर्सन मीन्स सब लोग ना, जितने भी लोग वहां मेरे सामने मौजूद होंगे, तो वो एवरी वर्ड का मतलब क्या हुआ, सबके लिए यूज हो गया, सब में बराबर बैठ गया। तो इसलिए इन वर्डों को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसकी डेफिनेशन भी मैं पॉइंट में लिखती हूँ, यूज्ड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ पर्सन और ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो लार्ज नंबर ऑफ पीपल या लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो जाता है एट अ सेम टाइम में, एक ही बार में, एट अ सेम टाइम में वो यूज हो जाए, उसे हम क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहेंगे। अब देखिए हमारा 8 नंबर आता है रिलेटिव प्रोनाउन। देखो ये भी आपका बिल्कुल सीधा सा है। देखो रिलेटिव का मतलब क्या होता है, जोड़ने वाले, रिश्तेदार, यानी रिश्तेदार क्या करते हैं, फैमिली को जोड़ते हैं ना, तो सेम रिलेटिव प्रोनाउन भी यही करता है, सेंटेंसेस को जोड़ देता है, दो अलग अलग सेंटेंस को जोड़ देता है। अगर मान लो हमारे रिलेटिव्स नहीं होते तो क्या फैमिलीज आपस में जुड़ती, नहीं जुड़ती, है ना। देखो हम रिलेटिव्स के द्वारा ही तो अपनी फैमिली को बड़ा बनाते हैं, तभी तो हम कहते हैं हमारी फैमिली बहुत बड़ी है, ठीक है, या हमारा जो कास्ट है वो बहुत बड़ा है, ठीक है, ये तो कहते हैं हम। तो किस बेस पे कहते हैं, हमारी फैमिली जुड़ती है, जैसे मामा की फैमिली, चाचा की फैमिली, ठीक है, दादा की फैमिली, हमारी फैमिली, ठीक है, बुआ की फैमिली, तो सब फैमिलीज मिलके वो क्या करती हैं, एक बड़ी फैमिली बना देती हैं, बनाती है ना, सेम ज्वाइन करती है, यानी लोगों को जोड़ती है, वो एक फैमिली के लोगों को जोड़ती है। तो सेम देखो रिलेटिव प्रोनाउन भी यही करता है, रिलेटिव प्रोनाउन आपके सेंटेंसेस को जोड़ देता है, अगर दो अलग अलग सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ देता है, ठीक है, ज्वाइंस टू सेंटेंसेस, टू या दो से ज्यादा को भी जोड़ता है, बट आई विल यूज टू सेंटेंसेस। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मेरे पास दो अलग अलग सेंटेंस थे, आई मेट ए मैन, ठीक है, फिर मैंने लिखा ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, ठीक है, यहां मैंने दो सेंटेंस लिखे। अब देखो मैंने रिलेटिव प्रोनाउन यूज करना है, दोनों को एक बनाना है, तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ ना, आई मेट ए मैन हु वॉज वेरी इंटेलिजेंट, कह सकते हैं हम। अब देखिए ये जो वर्ड आया हु, इस हु से क्या हुआ, ये दोनों अलग अलग सेंटेंस जुड़ गए, तो ये जो हु होगा ये क्या होगा, हमारा रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। बहुत सारे होते हैं इसमें रिलेटिव प्रोनाउन, जैसे देखो यहाँ पर
हु हो गया, ठीक है, और whom हो गया, that हो गया, ठीक है, which हो गया, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस में गिने जाते हैं क्योंकि ये सेंटेंस को जोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे आइए आप 9th नंबर पे। अब हमारा अगला प्रोनाउन क्या था, इंडेफिनिट प्रोनाउन और रेसिप्रोकल प्रोनाउन। देखिए सबसे पहले मैं इंडेफिनिट समझाती हूँ आपको, फिर रेसिप्रोकल बताती हूँ। देखो इनडेफिनिट नाम से समझ में आ रहा है जो डेफिनिट ना हो, है ना, नाम में समझ में आ गया। देखो इनडेफिनिट का मतलब क्या हुआ, जो डेफिनिट ना हो, जो फिक्स ना हो, तो वही तो इसका यूज हुआ, विच इज नॉट यूज फॉर अ फिक्स पर्सन, जिसमें पर्सन फिक्स नहीं है कि हम किसके लिए यूज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम बोलते हैं दरवाजे पर कोई आया है, तो कोई में पता नहीं ना कौन आया, फिक्स तो नहीं है, फिक्स तो नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे somebody has come to the door, ठीक है, या somebody has called me, जैसे किसी ने मुझे बुलाया, ठीक है, and nobody has come here, कोई भी यहाँ नहीं आया, तो कोई भी का मतलब फिक्स तो नहीं है ना कौन था वो। तो जब कोई पर्सन हमारे सामने फिक्स नहीं है कि हम किसके लिए ये प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है, यूज फॉर इंडेफिनिट, ठीक है। इंडेफिनिट मीन्स जो फिक्स नहीं है, इंडेफिनिट पर्सन और ऑब्जेक्ट, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि वो किसके लिए यूज हुआ है। फॉर एग्जाम्पल जैसे somebody, ठीक है, एनीबडी, ये जितने भी बडी वाले होते हैं ना, जिसके लास्ट में बडी लगा होता है, सीधा सीधा टेक्निक है, जिसके लास्ट में बडी लगा होता है उसको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन में लगा देते हैं, बस सीधी सीधी टेक्निक, ठीक है। एनीबडी, नोबडी, ठीक है, ये हमारे इंडेफिनिट में आते हैं। देखो सारे बडी वाले आ गए ना, तो ये सारे क्या हो गए, इंडेफिनिट प्रोनाउन में आते हैं। अब देखिए लास्ट नंबर 10 होता है रेसिप्रोकल। देखो यहाँ पर आप कहोगे मैम रेसिप्रोकल तो मैथ्स में पढ़ा था हमने, कहोगे ना, देखो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में भी आ गया, देख लो आया ना। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है, एक दूसरे के अपोजिट, यही तो मतलब हुआ, अपोजिट, उल्टा, ये भी यही कहता है, रेसिप्रोकल मीन्स उल्टा, जो एक दूसरे के अपोजिट में यूज हो जाते हैं। जैसे ईच अदर, ये एक वर्ड से नहीं बनते हैं, ये दो वर्डों से मिलके बनते हैं, और दोनों वर्ड एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तब जो दो प्रोनाउन एक साथ यूज हो और दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, उनको हम कहते हैं रेसिप्रोकल। और ये गिनती में दो ही होते हैं, ईच अदर और वन अनदर, बस ये दो ही होते हैं। इनके अलावा कोई तीसरा भी कभी रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो ही नहीं सकता, ठीक है। जब दो प्रोनाउन एक साथ यूज होते हैं और दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। जैसे देखो दे टॉक टू ईच अदर, वे एक दूसरे से बात कर रहे थे, तो ये दोनों क्या हो गए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन हो गए, ठीक है। तो रेसिप्रोकल मीन्स एक दूसरे के अपोजिट, वो भी एक साथ यूज हो रहे हैं तब, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रेसिप्रोकल प्रोनाउन कह देते हैं। तो देखिए आज हमने टोटल 10 तरह के प्रोनाउन पढ़े थे। अब देखिए मेरे साथ गिनती करिए एक बार, लेट अस क्विक रिवाइज। फर्स्ट वन पर्सनल प्रोनाउन, जो एक पर्सन के लिए यूज होते हैं। सेकंड पॉजेसिव प्रोनाउन, जो किसी पोजीशन को शो करने के लिए होते हैं। थर्ड हमने इंटेरोगेटिव पढ़ा, जो क्वेश्चनिंग करने के लिए यूज होते हैं। फोर्थ हमने क्या पढ़ा था बताइए, फोर्थ हमने पढ़ा था डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव जो किसी भी चीज को पॉइंट आउट करने के लिए होते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव, जो एक से ज्यादा लोगों के लिए यूज होते हैं एट अ सेम टाइम में। नेक्स्ट हमने पढ़ा रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक, जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट को रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए यूज होते हैं। रिफ्लेक्ट बैक बोला है, रिफ्लेक्ट मीन्स रिफ्लेक्ट बैक, ठीक है, तो जो दोनों को रिफ्लेक्ट बैक करने के लिए यूज होते हैं। फिर हमने पढ़ा था आपका इंडेफिनिट प्रोनाउन, इंडेफिनिट यानी जो इंडेफिनिट पर्सन और ऑब्जेक्ट के लिए यूज हो जाते हैं। रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल यानी जो एक दूसरे के अपोजिट साथ में यूज होते हैं। तो टोटल हमने 10 काइंड्स ऑफ प्रोनाउन पढ़े हैं। तो प्लीज अगर हमारा चैनल, हमारा एक्सप्लेनेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।